मिर्जा गालिब लिखते हैं कि अगर ये दुनिया एक जिस्म है तो दिल्ली इसकी रूह है। इंग्लिश ट्रैवलर विलियम फिंच ने लिखा है कि दिल्ली हिंदुस्तान का रोम है। सर थॉमस रॉय जो कि मुगल एरा में एक ब्रिटिश एम्बेसडर थे, वो कहते हैं कि जो भी दिल्ली पर राज करता है उसका हाथ हिंदुस्तान के गले पर होता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि जिसने भी दिल्ली पर हुकूमत की है मानो उसने पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की है। मगर सवाल ये कि आखिर दिल्ली ही क्यों, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि इसका इतिहास क्या है। बात करें दिल्ली के नाम की तो इसके बारे में मुख्तलिफ कहानियां मशहूर है। एक कहानी है कि दिल्ली का नाम राजा ढिल्लो के नाम पर दिल्ली पड़ा था, जो कि एक जाट राजा थे और इन्होंने इस शहर की स्थापना की थी। दूसरी कहानी के मुताबिक दिल्ली का नाम लौह स्तंभ के नाम पर दिल्ली पड़ा है, जो यहाँ पर मौजूद है। इस स्तंभ को किल्ली या ढिल्ली कहा जाता था, जिसकी वजह से इस शहर का नाम दिल्ली पड़ गया। तीसरी कहानी है कि दिल्ली का नाम पहले दिल्ली था, जिसका अर्थ होता है प्रवेश द्वार यानी एंट्रेंस गेट, और बाद में ये नाम दिल्ली से दिल्ली हो गया। और चौथी कहानी के मुताबिक योगिनी पुराण के अनुसार इस शहर का नाम योगिनी के नाम पर पड़ा था। खैर, इस शहर के इतिहास में दाखिल होते हुए पता चलता है कि ये महाभारत के दौर का शहर है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसे पांडवों ने ईसा मसीह से भी 3000 साल पहले अपनी राजधानी के तौर पर बसाया था और इसका नाम उस वक्त इंद्रप्रस्थ था। हालांकि ये बिलीफ है, कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं। एंड इसी से रिलेटेड कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये शहर ईसा मसीह से 2500 साल पहले छोटी छोटी बस्तियों के आपस में मिलने की वजह से अस्तित्व में आया था। इस शहर पर मौर्य साम्राज्य का भी कब्जा रहा और गुप्त साम्राज्य के दौर में इस शहर का काफी विकास हुआ, मगर अभी तक यहाँ किसी राजा ने किला वगैरह नहीं बनवाया था, जो कि हर एक पॉपुलर और इम्पोर्टेंट शहर में होता है। 8वीं शताब्दी में इस शहर पर तोमर राजपूत राजाओं ने हुकूमत कायम की और साल 1052 में इस राजवंश के राजा अनंगपाल तोमर ने दिल्ली शहर की बुनियाद रखी और शहर में पहली बार एक किला तामीर करवाया, जिसे लाल कोट का किला कहा जाता है। इन्होंने दिल्ली में एक लौह स्तंभ भी स्थापित किया, जिसके थ्रू इनके इतिहास का पता चलता है। और आज भी कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ये आयरन पिलर के नाम से मौजूद है। ये वो दौर था जब उत्तरी भारत पर तो राजपूत राजाओं का दबदबा था, मगर पश्चिमी भारत पर इस्लामिक हुकूमत कायम थी और ये पश्चिमी भारत के मुस्लिम शासक उत्तरी भारत पर अपना कब्जा चाहते थे। उस वक्त दिल्ली से ज्यादा इम्पोर्टेंट शहर अजमेर था और यहाँ के राजा थे अनंगपाल के नवासे और हिंदुस्तानी इतिहास के आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के कंट्रोल में सेंट्रल इंडिया का एक बड़ा हिस्सा था और ऑफ कोर्स दिल्ली पूरा उनके कंट्रोल में था। मगर इस बीच दिल्ली की तारीख में एंट्री होती है अफगानिस्तान के सुल्तान मोहम्मद गोरी की, जो कि सबसे पहले 1175 में मुल्तान पर कब्जा करते हैं और फिर पृथ्वीराज के साम्राज्य को ललकारते हैं। इधर पृथ्वीराज चौहान भी तमाम राजपूत शासकों को इकट्ठा कर गोरी से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और साल 1191 में तराइन के मैदान में आ पहुंचते हैं। उधर मोहम्मद गोरी भी अपनी पूरी ताकत के साथ तराइन के मैदान में आते हैं, मगर पृथ्वीराज चौहान से मुकाबला करते वक्त भी आखिर उनको हार का सामना करना पड़ता है। जंग के आखिर में मोहम्मद गोरी अपने बाकी सिपाहियों के साथ जख्मी मैदान में पड़े थे और राजपूत सैनिकों ने मरा हुआ समझकर चील और कौवों के हवाले करके चले गए थे। मगर मोहम्मद गोरी का एक सैनिक वहाँ उन्हें पहचान लेता है और वहाँ से उनको ले जाता है। इसके बाद दोस्तों मोहम्मद गोरी फौरन अपनी हार का बदला लेने के लिए एक फौज इकट्ठी करता है और सिर्फ 1 साल बाद ही तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान को जंग के लिए ललकारता है। राजपूत सैनिक जो पहले ही गोरी की फौज को मैदान में हरा चुके थे, इसलिए वो इन्हें बहुत ही लाइटली लेते हैं, मगर उनकी यही गलती उनके साम्राज्य को ले डूबती है। मोहम्मद गोरी पूरी ताकत के साथ पृथ्वीराज चौहान की फौज पर हमलावर होता है और इस बार नतीजा मोहम्मद गोरी के हक में आता है। पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया जाता है और बाद में उन्हें मौत की सजा दे दी जाती है। मोहम्मद गोरी फिर से अफगानिस्तान चले जाते हैं, मगर जाते जाते अपने एक खास गुलाम और कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान के इलाके का हाकिम मुकर्रर कर देते हैं। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तरी भारत पर कंट्रोल हासिल करके साल 1206 में दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखते हैं। वो अपनी राजधानी लाहौर को बनाते हैं। 1206 से 1210 तक सल्तनत की राजधानी लाहौर और फिर 1210 से 1214 तक बदायूं रहती है, मगर फिर 1214 के बाद इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली को बना देते हैं और शुरुआत होती है दिल्ली पर इस्लामिक निजाम की। इल्तुतमिश दिल्ली पर हुकूमत करने वाले पहले मुस्लिम सुल्तान थे। इन्होंने साल 1236 तक दिल्ली पर हुकूमत की और इस बीच कुतुब मीनार का तामीरी काम भी मुकम्मल करवाया। मौत के बाद इल्तुतमिश को कुतुब कॉम्प्लेक्स में ही दफनाया गया, जहां आज भी इनका अजीम मकबरा मौजूद है। इल्तुतमिश के बाद उनकी बेटी रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बनी, जो कि हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम महिला शासक थी। इन्होंने कई मुश्किलों और विरोधों का सामना करा, मगर कुछ लोग एक औरत को तख्त पर बैठा हुआ नहीं देख सके और साल 1240 में रजिया सुल्तान का कत्ल कर दिया गया। इनके कत्ल के बाद दिल्ली के तख्त पर अगला ताकतवर सुल्तान बलबन बैठा और इसने भी दिल्ली पर अजीम हुकूमत कायम की और मंगोलों की धमकियों को सल्तनत पर हावी नहीं होने दिया। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की तारीख काफी लंबी है, लिहाजा हम सिर्फ मेन सुल्तानों के बारे में जानकर इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। दिल्ली सल्तनत पर जो हुकूमतें कायम थी, राजवंश के हिसाब से कायम थी, यानी सल्तनत तो एक ही थी, मगर इन पर मुख्तलिफ राजवंश यानी खानदान हुकूमत कर रहे थे।
अभी तक कुतुबुद्दीन ऐबक के मामलुक वंश का ही दिल्ली सल्तनत पर प्रभाव था, मगर इनके बाद खिलजी खानदान हुकूमत में आ गया और साल 1296 में जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत के सुल्तान बने। अलाउद्दीन खिलजी के दौर में मार्केट सिस्टम कायम हुआ और इस सुल्तान ने बाजार प्रणाली में अपना बहुत योगदान दिया। इसने कई ऐसे सख्त कानून बनाए जिसकी वजह से बाजार में कोई काला बाजारी या खरीदो फरोख्त में बेईमानी करने से पहले 100 बार सोचा करता था। इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दौर में दिल्ली सल्तनत की सीमाएं भी कई हद तक फैलाई और पहली बार चित्तौड़ मुस्लिम शासन के अधीन हुआ। सुल्तान अलाउद्दीन के इन्हीं कारनामों की वजह से इन्हें सिकंदर सानी और जनता का चरवाहा जैसे लक़ब हासिल थे। दोस्तों, ये वही दौर था जब मंगोलों ने हिंदुस्तान पर सबसे ज्यादा हमले किए थे और अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुस्तान पर मंगोलों के हमले को नाकाम कर दिया था। साल 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद खिलजी खानदान में कोई ताकतवर सुल्तान नहीं आया और दिल्ली सल्तनत पर तुगलक खानदान की हुकूमत कायम हो गई। तुगलक सुल्तानों ने सल्तनत की सरहदें पूरे हिंदुस्तान में फैला दी, मगर ये बाहरी ताकतों को हिंदुस्तान में आने से नहीं रोक पाए। मंगोल तो मंगोल थे, इनके दौर में तो तैमूर ने भी हिंदुस्तान पर हमला किया और काफी धन और दौलत अपने साथ ले गया। साल 1398 में तैमूर के हमले के बाद तुगलक हुकूमत कमजोर हो गई और 1414 में मुल्तान के गवर्नर खिज़र खान ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया और सैयद डायनेस्टी की बुनियाद रखी। मगर दोस्तों, सैयद खानदान काफी कमजोर खानदान साबित हुआ और बहुत जल्दी 1451 में एक अफगान खानदान यानी लोधी खानदान ने दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभाल ली। लोधी सल्तनत के ही सुल्तान सिकंदर लोधी ने हिंदुस्तान के एक मशहूर शहर आगरा की बुनियाद रखी और दिल्ली शहर भी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगा। जब सिकंदर लोधी की मौत के बाद इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान बना, तब इस सल्तनत के आखिरी दिन शुरू हो गए। इब्राहिम लोधी शक की बुनियाद पर अपने दरबारियों को कत्ल कर देता था, जिसकी वजह से इसके वजीर इसके खिलाफ हो गए और उन्होंने इसे तख्त से हटाने के लिए अफगानिस्तान के शासक बाबर को हिंदुस्तान बुलाया। बाबर ने 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी की सेना को शिकस्त दी और हिंदुस्तान पर से दिल्ली सल्तनत खत्म करके एक नई सल्तनत यानी मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी। इसके बाद आप सबको पता है क्या क्या हुआ और कुछ इस तरह ये शहर गवाह बना इन साम्राज्यों के इतिहास का। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया और फिर मुगल बादशाहों की हुकूमत सिर्फ दिल्ली तक ही महदूद रह गई। इस बीच 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और बेशुमार धन और दौलत अपने साथ ले गया। वहीं दक्कन के मराठों ने भी दिल्ली में दस्तक दी और यहाँ अपना दबदबा कायम किया। लेकिन अंग्रेजों से शिकस्त खाने के बाद मराठों का निजाम कमजोर हो गया और फिर दिल्ली ईस्ट इंडिया कंपनी के इख्तियार में आ गई। इन सब हालातों में दिल्ली के बादशाह तो मुगल ही थे, मगर बादशाही अंग्रेजों की चलती थी। साल 1857 तक मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर दिल्ली के लाल किले में बैठकर इस शहर के मालिक का दर्जा रखते रहे, मगर फिर अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की शुरुआत हुई और बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से इस क्रांति को लीड किया। उस वक्त अंग्रेजों ने देखा कि किस तरह दिल्ली में बैठे हुए बूढ़े बादशाह की कमान में तमाम हिंदुस्तानियों ने एक होकर ब्रिटिश एम्पायर की नींवें हिला दी। अंग्रेजों ने क्रांति को कुचलने के बाद बहादुर शाह जफर को म्यांमार भेज दिया और इंडिया पर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल कायम हो गया। इस बीच अंग्रेजों ने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाए रखा था, मगर 1911 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने नई दिल्ली की बुनियाद रखी और इंडिया की राजधानी दिल्ली को बनाया और तब से लेकर अब तक इंडिया की राजधानी यानी कैपिटल दिल्ली है। आजादी के बाद 1952 में दिल्ली राज्य की स्थापना हुई और चौधरी ब्रह्म यादव दिल्ली के पहले चीफ मिनिस्टर बने। तो दोस्तों, ये था हिंदुस्तान के दिल यानी दिल्ली का शॉर्ट एंड स्वीट इतिहास, जिसमें हमने ऊपरी तौर पर इस शहर का इतिहास जाना है। आपको वीडियो में बताई गई जानकारियों में से अगर किसी एक पर भी स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा और इसी तरह की मजीद वीडियोस का सिलसिला जारी रखने के लिए वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा और हाँ, सब्सक्राइब तो हमारा हक बनता ही है।